नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपको यह लग रहा है कि हम 2 नंबर 4 नंबर से फेल कर जाते हैं या आप इसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा दिए आप नहीं पास कर पाए, तो हम सिर्फ उसी बेस पर आपको यहाँ पर जैक मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों को लेकर के आते हैं, जिससे कि आप 2-4 नंबर से जो फेल करने की आपको लगता है वो आप यहाँ पर जरूर पास कर जाएंगे और बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ यहाँ पर सिर्फ लाइफ टाइम वैलिडिटी 501 रुपये दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सारे नोट्स, सारे पीडीएफ और सारे वीडियो और साथ में मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं और 101% आपको पास करने की सफलता की गारंटी हमारा यूट्यूब टीम देता है, यदि आपको जितने नोट्स और पीडीएफ दिए जा रहे हैं यदि उसको आप देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं, आज हम यहाँ आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर यदि आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हो जाएगा विज्ञान, और 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 प्रश्न को लेकर के हम आए हुए हैं, जो कि यहाँ हर बार आपके एग्जाम में पूछे गए। आप देखिएगा तो आपको पीजीटी, टीजीटी सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बताइए, अब टीजीटी और पीजीटी हर क्लास 6 से आ रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आकलन परीक्षा, झारखंड सहायक आचार्य, जेटेट परीक्षा में तैयारी करके अच्छे स्कोर लाना है तो आप जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर ही सारे प्रश्न आते रहते हैं और यहाँ पर सारे नोट्स हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी का आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये में। हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान सरलता से की जा सकती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपका क्लास 6 का पार्ट यहाँ पर 6 है। वस्तुओं का समूहीकरण क्या कहा जाता है? बांटना, अलग अलग करना, छांटना या वस्तुओं का समूहीकरण। तो देखिए ये जो कहलाता है सभी को अलग अलग करके उनका पहचान करना, ये कहलाता है वस्तुओं का समूहीकरण। और आज इसी पर आधारित सारे प्रश्न देखेंगे। यहाँ से देखिए, आपको आप पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 में विज्ञान की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों ही दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 से लेकर 8 तक जुड़ तैयारी कर लेंगे। और हम आपको बता दें, देखिए आप लोग बहुत से प्रैक्टिस सेट लेकर के बहुत मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, जो कि आपका समय बर्बाद कर रहा है। आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक, पाठ्यक्रम पर आधारित, जो कि सिर्फ और सिर्फ केवल इसी चैनल पर आपको दिया जा रहा है। और आकलन परीक्षा, सहायक आचार्य परीक्षा, जेटेट परीक्षा के लिए रामबाण चैनल आपको ये चल रहा है। यहाँ से आप जुड़ करके तैयारी यदि आप करते हैं तो आपको 101% पास होने की बिल्कुल गारंटी दी जा रही है। तो आप यहाँ पर जल्दी जुड़ जाएंगे मोबाइल नंबर को देख करके, क्योंकि केवल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं और यहीं से सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, चाहे आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखिएगा। पदार्थ जिन्हें आसानी से हाथों से दबाया जा सकता है वे पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जिन्हें आप अपने हाथों से दबाते हैं तो दब जाता है, क्या कहलाते हैं? उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं या गैस पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? जिनको हम हाथों से आसानी से दबा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए कोमल पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिनको आसानी से दब जाता है तो आप कहते हैं बहुत ही कोमल है, और जो नहीं दबते हैं उनको कहते हैं बड़ा कठोर है, कहते हैं ना। तो ये कोमल पदार्थ कहते हैं, उसको हम यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अगला है, पदार्थ जिन्हें हाथों से आसानी से नहीं दबाए जा सकते हैं उन्हें कौन सा पदार्थ कहते हैं? कोमल पदार्थ, कठोर पदार्थ, द्रव पदार्थ या ठोस पदार्थ। तो उन्हें कौन से पदार्थ कहते हैं जिन्हें आप हाथों से आसानी से नहीं दबा जा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं? उसको हार्ड सब्सटेंस कहा जाता है, उसको कठोर पदार्थ कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर पदार्थ। अगला देखिएगा, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल में घुलनशील, गैस में घुलनशील, वसा में घुलनशील या कोई नहीं। तो जो पदार्थ पानी में आसानी से घुलते हैं, जल में आसानी से घुलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील कहते हैं। अगला, जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल में घुलनशीलता, जल में अघुलनशीलता, वसा में घुलनशीलता या कुछ नहीं। तो जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उसको हम कहते हैं जल में यह अघुलनशील है। जल में क्या है? अघुलनशील है, उन्हें कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नमक किस में घुल जाता है? आपको बताना है कि नमक किस में घुल जाता है। तेल में घुलता है,
वसा में घुलता है, जल में घुलता है या किसी में नहीं घुलता है। तो नमक जो है देखिए तेल में नहीं घुलता है, वसा में नहीं घुलता है, लेकिन यह जो है जल में घुल जाता है। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो किसी में घुलते हैं और किसी में नहीं घुलते हैं। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपको, ठीक है। ये नमक किस में घुल जाता है, ये आपका हाई स्कूल परीक्षा में पूछा हुआ आया हुआ सारा प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा मिट्टी का तेल किस में घुलनशील, आपको बताना है कि जो हमारे यहाँ मिट्टी की तेल होती है वो किस में घुल जाएगी, जल में घुलती है, पेट्रोल में, नमक में या कोई नहीं। तो देखिए मिट्टी का तेल जो होता है जब उसको आप जल में डालेंगे, जल की बात करें, जब उसको हम जल में डालेंगे तो यह जल में घुलनशील नहीं होने के कारण वो तैलीय पदार्थ के रूप में छोटा छोटा ऊपर बुलबुला के रूप में बन जाता है। अगर घुल जाएगा तो पूरा सोलेबल होगा, किसी का पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ डाला गया है। पेट्रोल में तो देखिए पेट्रोल में जब हम मिट्टी का तेल डालते हैं, डीजल में मिट्टी का तेल डालते हैं तो सोलेबल हो जाता है, वो पूरा के पूरा घुल जाता है, जिसके कारण देखते हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि अरे पेट्रोल मिट्टी के तेल वाटर डालता है का। तो इसलिए मिल जाता है तब तो डाला जाता है और उसका काम भी कर लेता है। तो इसलिए मिट्टी का तेल जो है वो पेट्रोल में घुलनशील है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। जल में घुलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, आपको बताना है। कुछ ऐसे भी गैस है जो जल में घुलती है। तो जल में घुलने वाली महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार जल में घुलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो आपका ऑक्सीजन गैस, O2 गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, इसीलिए जलीय जीव जंतु जो है जल में भी रह करके अंदर ऑक्सीजन होने के कारण वो श्वास लेते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जल में घुलनशील होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर नोट्स जो परचेज कर उनके लिए नोट्स दिया हुआ है, आप सभी अच्छे से पढ़ लेंगे नोट्स को। देखिए जल में तैरने वाला पदार्थ को कहते हैं, जल में तैरने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्लावक कहते हैं, पलायन कहते हैं, घुलनशील कहते हैं या दाह्य पदार्थ कहते हैं। तो जल में जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसको उत्प्लावक कहते हैं और इस क्रिया को जो जल में वो तैरने वाले पदार्थ को होते हैं उसको उत्प्लावकता भी कहते हैं। इसी कारण देखिए जब बाल्टी जो है यहाँ पर क्या होती है, जल के अंदर जब रहती है तो आपको हल्का महसूस होता है, क्या होता है, हल्का महसूस होता है। ये कौन सी बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण। लेकिन जैसे ही बाहर आती है तो आपको भरा होने के कारण भारी महसूस होने लगता है, ठीक है। तो जल में ये उत्प्लावन बल एक काम करते रहता है। आगे चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं, चुंबक जो है क्या करते हैं, तो पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं। तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, घुलनशीलता या अघुलनशीलता। तो चुंबक जिन पदार्थों को, ये चुंबक है, अगर ये काटी है ये खींच करके यहाँ पर आ जाता है, तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींचते हैं उसको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींच पाता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींच पाता है उन पदार्थों को क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, दहनशील पदार्थ या घुलनशील पदार्थ क्या कहते हैं। तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींच पाता है उसको हम लोग कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ में अब क्या क्या आएंगे, तो आगे और भी प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ है, आपको बताना है कि इसमें कौन चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं, जिसको चुंबक अपनी ओर खींच सकता है। तो चुंबक अपनी ओर किसको खींचता है, तो धातु पदार्थ को सबसे ज़्यादा करके खींचता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है लोहा, निकेल, कोबाल्ट या सभी। तो देखिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट सभी धातु है और सभी को चुंबक अपनी ओर खींच सकता है, इसलिए इसमें राइट आंसर जो होगा सभी होगा। ये सभी चुंबकीय पदार्थ ही हैं। अगला है यहाँ पर देखिएगा, इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है, इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है, आपको बताना है। लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर या सभी। तो देखिए जो चुंबक के और नहीं खींचा पाते हैं उसको अचुंबकीय पदार्थ हम लोग कहते हैं। और इस अचुंबकीय पदार्थ में लकड़ी भी नहीं खींचाता है, प्लास्टिक भी नहीं और फाइबर भी नहीं, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। यानी लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर ये सभी अचुंबकीय पदार्थ है। ये सभी कौन सा पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ है। आगे हैं, कुछ पदार्थों को आर पार देखा जा सकता है, कुछ पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, घुलनशील या चुंबकीय। तो कुछ पदार्थों को जब हम एक साइड से दूसरे साइड देखते हैं तो वो आर पार देखा जा सकता है, आर पार हो जाता है, उसको हम लोग देखिए पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे देखेंगे, कुछ पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकते। जब कुछ पदार्थ आप लीजिएगा उसके एक साइड से दूसरे साइड देखना चाहिएगा तो नहीं दिखाई पाता है, उस नहीं देख पाते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, चुंबकीय या घुलनशील। तो उसको जो है यहाँ पर
अपारदर्शी पदार्थ के रूप में जाना जाता है, अपारदर्शी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इनमें कौन पारदर्शी पदार्थ है? पारदर्शी माने ऐसा वस्तु कौन है जिसको एक साइड से देखिएगा तो दूसरे साइड भी आप देख सकते हैं। कांच, तो देखिए कांच जो नॉर्मल कांच होता है उससे हम एक तरफ की वस्तु को एक तरफ से देखेंगे तो दूसरे तरफ भी दिखाई देता है। जल में भी यह होता है कि ये पारदर्शी होता है, जल में भी यदि आप आँख खोल के देखेंगे तो कुछ इधर की चीज़ें उधर दिखाई पड़ती है। वायु में भी यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी ये सभी कांच हो चाहे जल हो चाहे वायु हो, इसमें एक पार से दूसरे पार आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए ये सभी जो है पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला है, इनमें कौन अपारदर्शी पदार्थ है? इनमें कौन अपारदर्शी पदार्थ है? लकड़ी, धातु, कूट या सभी? तो देखिए जिसका एक पार से दूसरे पार नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। इस अपारदर्शी के अंतर्गत लकड़ी भी आता है। लकड़ी का आप यहाँ एक अगर आप पटरा ले लीजिएगा और उस पर आंख रख के देखिएगा तो दूसरे साइड नहीं दिखाई देगा। ठीक है, धातु और धातु अगर आप लोहा को ले लेते हैं और लोहा के एक साइड से दूसरे साइड रख करके देखना चाहिएगा, उससे भी नहीं होगा। कूट, मोटे गत्ते को कूट कहते हैं, तो मोटा गत्ता को भी यदि आप लेते हैं और उसको एक साइड से दूसरे साइड देखना चाहते हो तो नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, कुछ पदार्थों के आर पर देखा जाता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, वह कौन सा पदार्थ कहलाता है? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आर पर तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या कोई नहीं? तो देखिए वैसे पदार्थों को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी में क्या होता है? एकदम स्पष्ट एक पार से दूसरे पार दिखाई देता है। अपारदर्शी में क्या होता है? जो एक साइड से दूसरे साइड देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन पारभासी में क्या होता है? दिखाई पड़ता है लेकिन धुंधला, पूरा क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है, इसको हम लोग पारभासी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तेल लगा हुआ कागज किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ या कोई नहीं? तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच या ट्रांसपेरेंट कागज, ये सभी जो है यहाँ पर आपका जो है पारभासी पदार्थ का उदाहरण है, क्योंकि इससे आर पार तो देखा जा सकता है लेकिन धुंधले दिखाई देते हैं, खराब दिखाई पड़ते हैं, तो ये सभी पारभासी के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। किसमें पूछा गया? टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। आगे, प्रकृति में सबसे हल्का तत्व कौन है? ये भी पीजीटी का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हमने लेकर के आया है। देखिए पीजीटी का एग्जाम हुआ है जी, आप पूछा है क्लास छठा का। अब बताइए, आपका जेटेट होगा, आपका सहायक आचार्य होगा, आपका आकलन होगा, तो किससे पूछेगा? प्रैक्टिस पेपर से पूछेगा? जी नहीं, सब जहाँ तहाँ से प्रैक्टिस पेपर बनाया हुआ है। प्रैक्टिस पेपर पर तो कभी विश्वास करके पढ़िएगा भी नहीं। अगर 2 क्वेश्चन भी भिड़ जाएगा तब समझिएगा कि हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस पेपर मेरा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पढ़ना, और टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पर सारा चीज़ आपका टेक्स्ट बुक का मिल रहा है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं जो कि पीजीटी में भिड़ जाते हैं। तो सबसे हल्का तत्व जो है वो आपका देखिए हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, हीरा या ग्रेफाइट? तो प्रकृति में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो आपका देखिए होता है हीरा, जो कि अब तक 5001 बार से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर सारे प्रश्न को देख रहे हैं और उसको देखते जाइएगा। सारे प्रश्न आए हुए हैं और देखिए क्लास 6 का है और ये पूछ रहा है पीजीटी और टीजीटी में। ठीक है, चमकदार पदार्थ का उदाहरण है कागज, लकड़ी, तांबा या कपड़ा। ठीक है, कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो चमकदार होते हैं? तो चमकदार जो होते हैं वो धातु होते हैं, और जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं। तो ये तांबा है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा होता है, जिसका अपना प्राकृतिक चमक है। पानी में तैरने वाली वस्तु इसमें से कौन है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वस्तु है जो पानी में तैर सकती है? पत्थर, सूखे पत्ते, सिक्का या लोहा? तो इसमें से देखिए सूखे पत्ते ऐसे हैं जिसको पानी पर अगर पड़ता है तो ये तैरते हुए रहता है। बाकी पत्थर ये पानी के अंदर बैठ जाएगा, सिक्का भी पानी के अंदर बैठेगा, लोहा भी पानी के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है लोहा, निकेल, कोबाल्ट या प्लास्टिक? तो देखिए लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है ये सभी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, लेकिन प्लास्टिक जो है चुंबक को अपनी ओर नहीं खींच पाता है, तो ये चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से झारखंड में जुड़े हर शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स और पीडीएफ आपको सब्जेक्ट के अनुसार दिए जा रहे हैं, तो आप जरूर यहाँ से परचेज करके और तैयारी हमारे साथ करते रहिएगा। यहाँ पर आपको जो है
बहुत सारे मार्क्स आपको बढ़ने वाले हैं। जो 2-4 नंबर खातिर अगर फेल करते थे तो उनका 2-4 से 10 नंबर अधिक बढ़ने वाला है। तो आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।